20वीं शताब्दी की यदि बात करें तो जो मैंने आपको बताया था कि 20वीं शताब्दी का काल विश्व युद्ध के लिए जाना जाता है, परमाणु युग के लिए, परमाणु युग की शुरुआत के लिए जाना जाता है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खात्मे के लिए जाना जाता है, बहुत से नए राष्ट्रों के उदय के लिए जाना जाता है। वहीं वैज्ञानिक प्रगति के लिए जाना जाता है। वहीं 20वीं सदी शीत युद्ध के लिए भी जाना जाता है। सोवियत संघ, जिसका विघटन 1990-91 में हुआ और उसके विघटन के साथ जहां शीत युद्ध समाप्त हुआ, जो 1945 के आसपास प्रारंभ हुआ था, इस शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो नई व्यवस्था आई, वैश्विक व्यवस्था, जहां पर विश्व एक ध्रुवीय हो गया, जहां पर अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया, ऐसे बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी नई भूमिका के साथ आना पड़ा। तो यदि हम शीत युद्ध के बाद के आए बदलाव की चर्चा करें, शीत युद्ध के बाद आए बदलाव, तो सबसे पहला बदलाव नई व्यवस्था का आना। और नई व्यवस्था के मायने क्या है? पहला, सोवियत प्रणाली के बिखराव के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश, बल्कि एकमात्र शक्तिशाली देश, बाकी देश हैं, लेकिन अमेरिका की तुलना में उनकी शक्ति बहुत नीचे। तो एक तो पहला परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये था। दूसरा परिवर्तन था कि रूस के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हो गए हैं। इसके क्या मायने हैं? पहली बात, रूस जो है वो सोवियत संघ के विघटित होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना है, लेकिन इसके साथ ही रूस जो है वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राष्ट्र भी बना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी मानते हुए सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दी गई थी। 1990 तक, बल्कि 1980 तक हम कहेंगे कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में सतत रूप से तकरार थी, तनाव था, टकराहट थी, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय था। लेकिन 1990 के बाद सोवियत संघ का उत्तराधिकारी देश रूस और अमेरिका, इनके संबंध काफ़ी बेहतर हैं और टकराव के स्थान पर सहयोग की भावना दोनों के बीच में बढ़ती जा रही है। हम क्या बात कर रहे हैं? शीत युद्ध के बाद आए हुए बदलाव की बात कर रहे हैं। उस बदलाव में बहुत बड़ा बदलाव ये हम देखते हैं कि शीत युद्ध के काल में जहां ये दो देश एक दूसरे से सतत रूप से 36 के आंकड़े की तरह टकराते थे, एक दूसरे के विरोधी थे, अब हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। टकराव के स्थान पर सहयोग की भावना। तीसरा परिवर्तन शीतकाल के बाद, शीत युद्ध के बाद, वह परिवर्तन बड़ा अहम है। यह भौगोलिक परिवर्तन नहीं है, आर्थिक है। एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत और चीन है, ये आर्थिक विकास की दर को तेज रखते हुए महाशक्ति बनने की राह पर हैं। कौन से देश? भारत और चीन। देखिए, यदि हम विश्व के नक्शे को देखें तो पहले अमेरिका, या उससे भी पूर्व हम देखें तो ब्रिटेन महाशक्ति था, 18वीं शताब्दी की यदि बात करें तो। उसके बाद ब्रिटेन महाशक्ति अर्थात यूरोप का एक देश,
और यूरोप के ही कुछ अन्य देश भी शक्तिशाली थे। उसके बाद ये महाशक्ति का जो सेंटर है वो खसकता है और अमेरिका और रूस, ये दो देश महाशक्ति के रूप में उभरते हैं। अमेरिका और रूस, यानी एक यूरोपीय देश और एक उत्तरी अमेरिका का राष्ट्र, और विश्व दो ध्रुवीय हो जाता है। लेकिन शीत युद्ध के बाद स्थिति बदली है और एशिया में, जो अभी तक कहीं भी महाशक्ति की या शक्ति के लिए नहीं जाना जाता था, वहाँ दो दो देश अब महाशक्ति की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं सतत रूप से। और इस प्रकार देखा जा सकता है कि एशियाई अर्थव्यवस्था का जो वर्चस्व है दुनिया में वो बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत और चीन की अहम भूमिका हो रही है। तो एशियाई अर्थव्यवस्था का बढ़ता हुआ वर्चस्व, ये भी शीत युद्ध के बाद का बदलाव, एक महत्वपूर्ण बदलाव है। चौथा बदलाव जो हम देखते हैं वो है कि सोवियत संघ जब टूटा तो 15 राष्ट्रों में टूटा वो। तो बहुत सारे जो नए देश थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ में आए और इसमें से कुछ पूर्व यूरोप के साम्यवादी देश भी थे। पूर्व यूरोप का अर्थ जापान के पास का क्षेत्र नहीं है। पूर्व यूरोप का अर्थ है पश्चिमी यूरोप के पूर्व में स्थित देश। याद रखेंगे, इस नक्शे को देखें। पश्चिमी यूरोप के पूर्व में स्थित देश जो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे और सोवियत खेमे के देश थे, उसमें हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, बल्गारिया आदि आते थे, युगोस्लाविया। जब सोवियत से खेमा ध्वस्त हुआ 1990-91 में, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो उस विघटन के परिणाम स्वरूप 15 देशों में से कई देश तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने, उसके साथ ही साथ कुछ पूर्वी यूरोपीय देश भी इस संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। ये एक बहुत बड़ी बात थी। जो साम्यवादी व्यवस्था से प्रभावित थे, जिनकी विचारधारा, जिनकी राजनीतिक व्यवस्था साम्यवादी थी, अब वे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव था अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। और एक अंतिम बिंदु शीत युद्ध के बाद के बदलाव की चर्चा करते समय वो ये है कि नई चुनौतियां कुछ सामने आ गई हैं। शीत युद्ध के दौरान जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी युद्ध को रोकने की। अब जब सोवियत संघ, जो दूसरा ध्रुव हुआ करता था, वो टूट चुका है और सोवियत खेमे से निकला हुआ देश रूस अमेरिका के साथ निकटता का संबंध बना रहा है, तो कुछ नई चुनौतियां, नई समस्याएं सामने आ गई हैं। और उसमें सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो शीत युद्ध के बाद के काल की मानी जाएंगी। मूल रूप से आतंकवाद की समस्या, जलवायु परिवर्तन की समस्या, पर्यावरण के विनाश की समस्या और वैश्विक तापन की समस्या। बढ़ता हुआ तापमान जो ग्लेशियरों को पिघला रहा है और ग्लेशियरों के पिघलने से महासागर की जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है और महासागरों की बढ़ती ऊंचाई से कई देशों के अस्तित्व को, कई द्वीपों के अस्तित्व को खतरा हो गया है, क्योंकि संभावना है कि इसी तरीके से यदि ताप बढ़ते रहा और ग्लेशियर पिघलते रहे तो संभवतः अगले 30-40 वर्षों में इनमें से बहुत से देश लुप्त हो जाएंगे, समुद्र के अंदर चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके साथ ही यद्यपि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो परमाणु दौड़ थी वो तो समाप्त हुई, पर नई नई परमाणु ताकतों के आने से
एक नए ढंग की समस्या शुरू हो गई है। भारत भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, चीन भी है और पाकिस्तान भी है। तो इसके अलावा और बहुत सारे देश हैं जो परमाणु संपन्न हो गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी परमाणु आणविक प्रसार जिसे हम कहते हैं, ये भी एक नई समस्याओं में गिनी जा सकती है। तो इन बदलती स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। अब मात्र युद्ध को रोकना उसका लक्ष्य नहीं रह गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के माहौल में हुआ था, युद्ध के माहौल में हुआ था। उस समय उसका उद्देश्य केवल युद्ध रोकना था, लेकिन बाद में अब इसका जो दायरा है, इसका जो कार्यक्षेत्र है या इससे जो अपेक्षा है, वो काफ़ी बढ़ गई है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ को मात्र युद्ध रोकने वाली समस्या का निराकरण नहीं करना है, बल्कि उसे आने वाले जनरेशन्स के लिए, पीढ़ियों की चिंता करनी है, जिसमें और उस चिंता के मातहत उसे परमाणु प्रसार, आणविक प्रसार, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण विनाश, वैश्विक तापन, आतंकवाद, इन समस्याओं का हल ढूंढना है। उस समय जब ये स्थापित हुआ था तो केवल युद्ध ही तो उसका उद्देश्य था, युद्ध रोकना। उस उद्देश्य में तो काफ़ी कुछ सफल हो गया है, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। छोटे मोटी लड़ाइयाँ होती रहीं, लेकिन वो बड़ा रूप नहीं ले पाई। क्या ये स्वयं में एक बहुत बड़ी सफलता संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं है? जिस उद्देश्य से वह स्थापित हुआ था उसके मद्देनजर और बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ अब अपने को भी बदल रहा है। बदलते हुए समय के साथ वो अपने को भी ढाल रहा है। ये स्वयं में भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बहुत बड़ी सफलता है कि वह बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालने में सफल हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बदलती भूमिका बदलते समय के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात भी तय है कि अपने पूर्व की भूमिका में, जिसमें उसका उद्देश्य शांति स्थापित करना और युद्ध रोकना था, उसमें काफ़ी हद तक सफल रहा है। अब जब समय बदल गया है, उसकी भूमिका बदल रही है, उसकी भूमिका का दायरा बढ़ रहा है, स्थितियां बदल गई हैं, शीत युद्ध समाप्त हो चुका है और भी अनेक तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं, नई चिंताएं सामने आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग बार बार उठ रही है। अपने 70 वर्ष की इस यात्रा में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो खामियां उभर के आई हैं, इस बदलते हुए माहौल में उन खामियों के निराकरण के लिए भी बार बार आवाज़ उठ रही है। दूसरे शब्दों में हम अब पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस अध्याय के अंदर, और वो है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग और ज़रूरत। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग और आवश्यकता। क्या मांगे हैं सुधार के लिए और क्या ज़रूरत है उनकी? क्या ये सुधार ज़रूरी है? हमने जब संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं की चर्चा की थी, तो उन असफलताओं पर यदि ध्यान दें तो हमने पाया कि ये असफलताएं मूलतः उसके ढांचेगत कमजोरियों के कारण थी। ये असफलताएं उसके प्रयासों की असफलताएं नहीं हैं, ये असफलताएं उसके अंदर के सिद्धांतों की हैं, अंतर्निहित सिद्धांतों के कारण हैं, ढांचे के कारण हैं। तो कुछ वहाँ बदलने की ज़रूरत है और उसी के लिए बार बार मांग उठती रहती है, बार बार आवाज़ आती रहती है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, जैसा मैंने बताया, विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में। और उद्देश्य क्या था? विश्व शांति और सुरक्षा, बस। लेकिन तब से लेकर अब तक जो परिवर्तन हुए हैं बड़े व्यापक हुए हैं। उन व्यापक परिवर्तनों का जिक्र मैंने बहुत संक्षिप्त में कर दिया है, और इन परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में, इन परिवर्तनों के आलोक में संयुक्त राष्ट्र संघ को अब अधिक लोकतांत्रिक और प्रभावी बनाने की जरूरत है। अधिक लोकतांत्रिक और प्रभावी बनाने की जरूरत है। गत 100 वर्ष लोकतंत्र का भी काल रहा है, और इस लोकतंत्र के काल में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था कैसे अछूती रह सकती है? वही संस्था जिसने लोकतंत्र के प्रचार में, बढ़ाव में, विस्तार में स्वयं बहुत योगदान दिया है। इसलिए इसको लोकतांत्रिक बनाने और इसको ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए बारंबार मांग उठती रह रही है। इस संबंध में सुरक्षा परिषद और महासभा, इसमें विशेष सुधार की आवश्यकता है। आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि ये जो असफलताओं के जो कारण हैं, उन असफलताओं के पीछे मूलतः वो असमानता है जो स्थायी सदस्यों और अस्थायी सदस्यों के बीच में सुरक्षा परिषद में है, जिसकी छाया महासभा में भी है और विश्व राजनीति में भी पड़ती रहती है। तो इसलिए सुरक्षा परिषद और महासभा, इनमें सुधार की विशेष आवश्यकता है। और इसके क्या कारण हैं? पहला, दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस दौरान विश्व स्तर पर यूरोपीय शक्तियों का और अमेरिका का वर्चस्व था। पश्चिमी यूरोप के देशों का और अमेरिका का वर्चस्व था, चाहे वो विश्व का आर्थिक मामला हो, चाहे विश्व का राजनीतिक मामला हो। राजनीतिक मंच और आर्थिक मंचों पर पश्चिमी यूरोप के देश और अमेरिका हावी रहते थे, उन्हें हमेशा प्रमुखता प्राप्त थी। लेकिन जब दुनिया छोटी हो चली, वैश्वीकरण का युग आ गया और कुछ और परिवर्तन आए, तो इस वैश्वीकरण के वर्तमान काल में एशिया के कई देश बड़ी तेजी से उभरे हैं। कहाँ के? एशिया के देश। और इन देशों में मुख्य रूप से भारत है, चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान, ये बड़ी तेजी से अपना विकास दर बनाए रखी हैं और विश्व शक्ति के मंच पर अब इनकी आवाज़ काफ़ी बुलंद है। तो एक परिवर्तन तो ये है कि एशिया के देशों का शक्तिशाली बनना। दूसरा, विश्व के अन्य देश भी कुछ हैं, जैसे ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय शक्तियां हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की यदि बात करें, महाद्वीप की, तो दक्षिण अफ्रीका बड़ा पावरफुल आधुनिक देश हो चला है। और ऐसे दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। इसलिए विश्व आर्थिक शक्ति का केंद्र अब यूरोप नहीं है, विश्व आर्थिक शक्ति का केंद्र अब अमेरिका नहीं है, वह खसक गया है। और खसक के वो यूरोप या अमेरिका से खसक के वो एशिया की ओर बढ़ चला है। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एशियाई देशों का प्रतिनिधित्व कुछ इस तरह हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी भूमिका ज़्यादा प्रभावशील तरीके से उठा। जब एशिया के देश ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं,
तो जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ सुधार हो। जब तक पश्चिमी यूरोप और अमेरिका बहुत ताकतवर थे तो उन्होंने वहाँ की स्थायी सदस्यता लेके अपना भविष्य तो बना लिया, विश्व राजनीति में अपने को शक्तिशाली तो बना लिया, निषेधाधिकार के बल पर, स्थायी सदस्यता के बल पर अपने को अन्य राष्ट्रों से बहुत ऊपर तो कर लिया। लेकिन अब जब एशियाई देश उसी ताकत के स्तर पर आ चुके हैं तो जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी उनकी इस महती ताकत का सम्मान करे और उनको उचित स्थान दे, यदि संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बने रहना है तो। दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र संघ में जैसा मैंने कहा, सुरक्षा परिषद और महासभा, इनमें विशेष सुधार की जरूरत है। लेकिन इसमें भी सुरक्षा परिषद, जिसकी सबसे अहम भूमिका रहती है विश्व राजनीति में, वहां पर विशेष ध्यान देना होगा। तो दूसरा बिंदु सुरक्षा परिषद को लेकर है, जो एक मायने में संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा परिषद के जिम्मे है। पूरा उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद के हाथ में है। ऐसी स्थिति में जो विश्व में जो नई नई चुनौतियां आ रही हैं, विश्व में जो नई नई समस्याएं उभर रही हैं, उसमें सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग भी उभर रही है। सुरक्षा परिषद में सुधारों की जो आवाज़ है वो ज़्यादा बुलंद होती जा रही है। और सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग क्यों हो रही है? सदस्य संख्या को लेकर। पहली बात, 5 स्थायी सदस्य और 12 अस्थायी सदस्य, बहुत छोटी संख्या है। ये वास्तव में विश्व को रिप्रेजेंट करने वाली, पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या नहीं है। दूसरा, 5 स्थायी सदस्य पश्चिमी यूरोप और अमेरिका से हैं और एक एशिया से चीन है, जो बहुत बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनाया गया, और वह भी भारत के प्रभाव से। इस बदलते माहौल में जरूरत है कि स्थायी सदस्यता पर पुनः विचार किया जाए। या तो स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और उन बढ़ी हुई संख्या में कौन से देश शामिल होंगे ये निश्चित किया जाए। सुरक्षा परिषद में सुधार करने की मांग जो राष्ट्र रखते हैं उसमें भारत भी बहुत शामिल है, और उसका साफ कहना है कि अनुपात में, जिस अनुपात में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या बढ़ी है, उसी अनुपात में सुरक्षा परिषद की संख्या, सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, जो नहीं हुआ है, चाहे वे स्थायी सदस्य हों चाहे अस्थायी सदस्य हों। इसलिए सुरक्षा परिषद को अधिक लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, संख्या बढ़ाते हुए, संख्या बढ़ाने का मकसद है उसे अधिक लोकतांत्रिक बनाना, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशनल बनाना, सही प्रतिनिधित्व दिलवाना। भारत इस बात पे जोर देता रहा है कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या, खासकर स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, और स्थायी सदस्यों की संख्या को लेकर और कौन देश संभावित स्थायी सदस्य बनेंगे, इसको लेकर कई वर्षों से विश्व मंच पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहस होती रही है। सदस्य संख्या के अलावा सुरक्षा परिषद के दूसरे बिंदु जिस पर सवाल उठाया जाता है वह है असमान प्रभुसत्ता। असमान प्रभुसत्ता अर्थात सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और जिन्हें वीटो है, बाकी 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये इससे पता चलता है कि सुरक्षा परिषद में समानता के अधिकार को मान्यता न दे करके
असमान प्रभुसत्ता का अस्तित्व बनाए रखा गया है। असमान प्रभुसत्ता का अस्तित्व बनाए रखा। अस्थायी सदस्य 10, स्थायी सदस्य 5। किस बात पर ऐसा अंक आया है? कई राष्ट्र, कई सदस्य देश इस भेदभाव को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहते हैं। ये स्थायी अस्थायी के खेल को समाप्त कर देना चाहते हैं, और कई लोग इसकी संख्या बढ़ाने के पक्ष में हैं। तो इस प्रकार असमान प्रभुसत्ता को लेकर, जिसमें निषेधाधिकार का अधिकार इन स्थायी सदस्यों को मिला हुआ है, ये सुरक्षा परिषद के में सुधार को लेकर एक अहम मुद्दा बना हुआ है। सदस्य संख्या सुरक्षा परिषद की असमान प्रभुसत्ता और इसके बाद महाशक्तियों के प्रभुत्व को समाप्त करना, ये तीसरा मुद्दा सुरक्षा परिषद को लेकर है सभी देशों के बीच में। सुरक्षा परिषद में जो 5 सदस्य हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन। मैंने पूर्व में कहीं जर्मनी का यदि नाम लिया है तो उसमें सुधार है, वो चीन है। तो चीन, इनको वीटो की जो ताकत दी गई है, उस वीटो ताकत के कारण वे बड़े शक्तिशाली होगा। आप समझ सकते हैं कि यदि आपको मालूम हो कि इस व्यक्ति के पास या कक्षा में इस लड़के के पास, मेरे कक्षा के इस मित्र के पास वो ताकत है जिससे वो मेरी बात करवा लेगा, मनवा लेगा, तो आप उसके पक्ष में बोलोगे और उसके साथ चलोगे। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 5 देश जो हैं वो दुनिया में बहुत से छोटे छोटे राष्ट्रों के नेता बने हुए हैं, क्योंकि किसी देश की कुछ समस्या, कुछ मुद्दा यदि सुरक्षा परिषद में जाता है तो वह देश उस मुद्दे को अपने अनुसार करवाने के लिए इन्हीं किसी वीटो या स्थायी सदस्य वाले राष्ट्र की ओर मुखातिर होता है। और यहाँ पे समस्या आ जाती है कि खेमे बनने लगते हैं, ये अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। तो महाशक्तियों का प्रभुत्व कम करने के लिए भी सुरक्षा परिषद में बार बार आवाज उठी है। इनको जो वीटो की शक्ति दी गई है, जिससे बहुत ताकतवर हो गए हैं, इनका प्रभाव कम करने की कतई सतत जरूरत महसूस की गई है। और सुरक्षा परिषद में सुधार की मांगों में, सुधारों की मांग में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इन महाशक्तियों की ताकत कम की जाए। और ताकत किस बूते पर? स्थायी सदस्यता के बूते पर। वह मंच जो वैश्विक मंच है, जो समानता के अधिकार पर विश्वास करता है, वहां पर ये 5 देशों के द्वारा ये अतिरिक्त अधिकार कैसे, विशेषाधिकार कैसे, इसे लेकर बारंबार मांग उठती रही। सुरक्षा परिषद को अधिक जवाबदेह बनाए जाने के लिए भी, ज़्यादा अकाउंटेबल बनाए जाने के लिए भी आवाज़ सतत उठी है। सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग जो देश कर रहे हैं, उनका कहना है कि यदि सुरक्षा परिषद को विश्व का विश्वास जीतना है तो उसे महासभा के प्रति ज़्यादा जवाबदेह बनाया जाए। महासभा के प्रति, यानी सुनिश्चित किया जाए कि महासभा सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और सुरक्षा परिषद उसके मातहत है। अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ढांचा है उसमें ऐसा परिलक्षित होता है मानो सुरक्षा परिषद सर्वोपरि है। महासभा मात्र सुरक्षा परिषद की बातों को हाँ या ना में रखने वाली संस्था है। तो सुधार की मांग रखने वाले देशों की आवाज़ है, उनकी मांग है कि सुरक्षा परिषद को महासभा के प्रति ज़्यादा जवाबदेह बनाया जाए।
सुरक्षा परिषद को ज़्यादा जवाबदेह बनाने की बात, ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने की बात, टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल टू महासभा। अगला बिंदु जिस पर बारंबार मांग उठ रही है वो है सामाजिक और आर्थिक कार्य के क्षेत्र में। सामाजिक और आर्थिक कार्य के क्षेत्र में कई विचारक ऐसा मानते हैं कि सुरक्षा परिषद को केवल राजनीतिक कार्य ही दिए जाते हैं, और ये राजनीतिक कार्य देने के कारण परिणाम क्या हो रहा है कि उसमें हमेशा मतभेद रहता है, क्योंकि हर चीज में राजनीति रहती है, और जहां राजनीति हो वहां फिर मतभेद होगा ही, वाद विवाद होगा ही। तो इनमें सहयोग की जो भावना नहीं दिख रही है, सहयोग की भावना को बढ़ाने की जरूरत है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच में सहयोग की भावना बढ़ाने की जरूरत है, और इनका कहना है ये तभी संभव है, इनके बीच में सहयोग, जब सुरक्षा परिषद को सामाजिक और आर्थिक कार्य भी दिए जाएं। अभी तक सुरक्षा परिषद मात्र राजनीतिक मामले ही देखती है, तो हर चीज को राजनीतिक नजरिए से देखती है, इसलिए हर बार इनके बीच में वाद विवाद, असहयोग की भावना ज़्यादा रहती है। इसे रोकना हो, इसे कम करना हो, सहयोग बढ़ाना हो, तो ज़रूरी है कि हमें इन्हें आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के लिए भी अकाउंटेबल बनाना होगा। अर्थात केवल सुरक्षा का मुद्दा ही नहीं, सामाजिक और आर्थिक कार्य भी इनके कार्य क्षेत्र के दायरे में आए, ऐसा विचारकों का मानना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में जो बदलाव है, बदलाव की मांग जो है, इसको ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 97 को कोफी अन्नान, जो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, कोफी अन्नान बहुत प्रसिद्ध महासचिव थे, उन्होंने एक विस्तृत जांच शुरू करवाई कि आखिर ये मांग बढ़ क्यों रही है, मांगें कितनी जायज हैं, क्या क्या मांगे हैं, और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। इस सब दायरे को लेकर उन्होंने एक जांच समिति बैठाई 1 जनवरी 1997 को, और उसका उद्देश्य रखा गया कि सुधार कैसे कराए जाएं। मिसाल के तौर पर यही कि सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। तो इतने सालों के बाद सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के मापदंड सुझाए गए कि किस प्रकार स्थायी सदस्य हों, किस प्रकार अस्थायी सदस्य हों, और उन सुझावों में कुछ सुझाव यहाँ हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि कोफी अन्नान की समिति का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में मात्र सुधार ही नहीं था, पर बढ़ते हुई आवाज़ जो थी सुधार को लेकर, उसको लेकर उनका ये दायरा था कि सुधार कैसे कराए जाएं। और उसका एक उदाहरण है कि सुरक्षा परिषद के नए सदस्य यदि आते हैं तो कैसे चुने जाएंगे। इस पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च करवाया, सर्वे करवाया और रिपोर्ट तैयार की। ये कई वर्ष लग गए इसी को तैयार होने में, और सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के मापदंड सुझाए गए। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। नए सदस्य कौन बनेंगे सुरक्षा परिषद के? जो बड़ी आर्थिक ताकत हो। दूसरा, जो बड़ी सैन्य ताकत हो, आर्थिक ताकत हो, सैन्य ताकत हो। तीसरा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ को बजट में काफ़ी योगदान दे रहा हो, मात्र वह कोई एक राष्ट्र हो बहुत कमज़ोर, सक्षम नहीं, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर, उसे सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। जो आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से प्रभावहीन राष्ट्र हो, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाने के कोई मायने नहीं है, ऐसा इस समिति का सुझाव था। इसलिए उनका कहना था कि आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र हो, सैन्य शक्ति के रूप में हो, संयुक्त राष्ट्र संघ को पर्याप्त योगदान दे रहा हो,
आर्थिक दृष्टि से बजट में, आबादी भी पर्याप्त हो। ऐसा नहीं कि मात्र बेलीज जैसा एक छोटा सा राष्ट्र जहाँ की जनसंख्या मुश्किल से 10 लाख भी नहीं होगी, वहाँ बेलीज को एक संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद जैसी संस्था का सदस्य बनाया जाना बेमानी है। तो ऐसे सदस्य को ही, ऐसे देश को ही सदस्य बनाया जाए जो प्रभावशील हो, आबादी के लिहाज से भी बड़ा हो और लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करता हो, वह लोकतांत्रिक देश हो। तानाशाह या राजतंत्र के मातहत चलने वाली शासन व्यवस्था के को यदि वहाँ सदस्य बनाया गया तो इसके कुछ और मायने हो सकते हैं। इसलिए सुझावों के तहत स्पष्ट किया गया कि केवल लोकतांत्रिक देश ही सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाए, उसका सम्मान करता हो, जो मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। और अंतिम जो सुझाव इसमें आया कि किसे सदस्य बनाया जाए, उसमें ऐसा था, एक ऐसा देश जो अपने भूगोल, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। मैं पुनः दोहरा दूं, जो अपने भूगोल, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए विश्व की विविधता को रिस्पेक्ट करता हो, उसकी इज्जत करता हो, किसी भी तरह का वो कतई ये प्रयास न करता हो कि विश्व उसके अनुसार चले, उसकी संस्कृति का अनुपालन करे, उसके विचारों का अनुपालन करे। तो इस प्रकार ये पात्रता के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की पात्रता के लिए सदस्यों का क्या गुण होना चाहिए, इस संबंध में सुझाव है। बात साफ है कि ये जो मापदंड दिए गए हैं, इन मापदंडों में हर एक की कुछ न कुछ वैधता है। यानी जो 5-6 जो मापदंड हैं वो अपने अपने तरीके से बिल्कुल सही हैं। सरकारें अपने अपने हित में, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को ध्यान में रख के, अपने अपने हितों को ध्यान में रख के कई बार इन मापदंडों पे उतार चढ़ाव कर सकती हैं। सन 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने 60 साल पूरे किए और सितंबर 2005 में 60 साल पूरे होने पर सालगिरह मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की समीक्षा हुई थी पूरी, कि हमने 60 सालों में क्या खोया, क्या पाया। इस बैठक में शामिल जो नेता हुए थे, नेता लोग, उन्होंने कई कदम सुझाए। 60 साल का विवेचन जब हुआ तो उस विवेचन का जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष के पीछे संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को ज़्यादा बढ़ाने का उद्देश्य था। मैं पुनः दोहरा दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को बढ़ाने का उद्देश्य, कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ गैर प्रासंगिक ना हो जाए। समय के साथ साथ संस्था का उद्देश्य बदलने की जरूरत हो तो बदलें, तभी तो वो प्रासंगिक रहेगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता लगभग समाप्त हो चुकी है। अब इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व लगभग नहीं के बराबर है। कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ का भी हश्र ऐसा ना हो जाए, इसलिए इस 60वीं सालगिरह के बैठक के दौरान हुए विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप कुछ निष्कर्ष निकले और निम्न कदम उठाने के फैसले हुए। पहला, शांति स्थापक आयोग। दूसरा, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो तो विश्व बिरादरी इसका दायित्व ले। इस बात के लिए स्वीकृति ली जानी थी। बहुत अहम मुद्दा है। यदि कोई देश अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो दुनिया की ये जिम्मेदारी है, विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी है कि वो इसकी जिम्मेदारी ले कि वो नागरिकों पर अत्याचार ना हो रहा हो।
चाहे वो अत्याचार किसी विदेशी सत्ता द्वारा हो, चाहे वो अत्याचार किसी शासक द्वारा हो, किसी भी रूप में हो, यदि नागरिकों के प्रति भारी अत्याचार है तो उसकी जिम्मेदारी लेने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ का होना चाहिए। इस पर स्वीकृति के लिए ये बात सामने रखी गई थी 60 वर्ष पूरे होने पर। तीसरा बिंदु जो 60वीं सालगिरह पर सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित था वह था मानवाधिकार संगठन के गठन की बात। चौथा बिंदु सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। 100 वर्ष पूरे होने पर हम क्या क्या लक्ष्य पा सकेंगे। सहस्त्र यानी 100, इसको प्राप्त करने पर सहमति। हर रूप के आतंकवाद की निंदा अगला बिंदु था, जिस पर सहमति बनी सदस्य राष्ट्रों के सदस्यों द्वारा। उसमें यह मुद्दा था कि हर तरीके के आतंकवाद को की हम आलोचना करेंगे। अगला बिंदु जिस पर सहमति बनी वह थी एक लोकतंत्र एक कोष। एक लोकतंत्र एक कोष। और अंतिम था कि ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसे न्यासिता परिषद कहते हैं, जो वैसे भी अब प्रभावहीन हो चुका है, उसे फॉर्मल तरीके से उसको समाप्त करने पर सहमति हो। हमने ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में अध्ययन किया है पूर्व में। सच्चाई तो यह है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल एक तरीके से नॉन एग्जिस्टेंट है, वो केवल पेपर में उतनी प्रभावशील नहीं रही। तो इन सदस्यों का 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बदलते परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सुझाव था कि इस परिषद को, न्यासिता परिषद को भंग कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए।